हेलो दोस्तों, मैं किरीट पटेल, मदर एंड टोडलर एक्सपो इंडिया से। आज के टॉक शो में हमारे साथ श्रेष्ठ एंड बेस्ट गेस्ट अभी शर्मा इंदौर से है। दोस्तों, अभी के बारे में एक ही लाइन में बोलूंगा, अभी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। 13 साल की उम्र में उनका आईक्यू लेवल ऐसा है कि वो अल्बर्ट आइंस्टाइन और बिल गेट्स को पीछे छोड़ दिया। बालमुखी रामायण खुद लिखी, अपने हाथों से लिखा, प्रधानमंत्री जी के हाथों से बाल पुरस्कार अवार्ड लिया, ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला, मोटिवेशनल स्पीकर भी है, एक एक्टर भी है, टीवी चैनल में एंकर भी है। हम अभी ये सब बातें अभी से सुनेंगे। पहले मुझे ये बताइए कि बालमुखी रामायण है क्या? सभी लोगों को सर्वप्रथम तो मेरा नमस्कार और गिरीश सर का बहुत-बहुत मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इस बहुत ही सम्माननीय प्लेटफ़ॉर्म पर बुलाकर यह मेरा सौभाग्य है कि आज मैं आपसे वार्ता कर रहा हूँ। पहले जब आपने मेरे बारे में पूछा तो मैं बता दूँ मेरा नाम अभी शर्मा है और मैं अभी 13 वर्ष का हूँ। आई एम मोटिवेशनल स्पीकर, द ऑथर ऑफ वाल्मीकि रामायण, यंगेस्ट मेंटर ऑफ Vedic maths, a programmer and a TEDx speaker and मुझे इस सब के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और ऐसे कई डिफरेंट 5 से ज्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड से मुझे नवाजा जा चुका है। जहां तक बात है कि बाल्मीकि रामायण क्या है, तो बाल्मीकि रामायण रामायण का एक संक्षिप्त रूप है 250 छंदों में, यानी कि 250 हिंदी के छंदों में आप पूरी रामायण को मात्र 250 छंदों में पढ़ सकते हैं। यह है बाल्मीकि रामायण। आपको बालमुखी रामायण लिखने का विचार कब और कैसे आया? बाल्मीकि रामायण लिखने का विचार मुझे लॉकडाउन 2020 के समय आया था। जब कहीं न कहीं हम देखते थे कि सभी लोग अपने आस-पास हताश थे, निराश थे और उस समय टीवी पर रामायण प्रसारित की गई थी। तो जब मैंने टीवी पर रामानंद सागर जी की रामायण देखी, मुझे उससे इतना ज़्यादा इंस्पिरेशन मिला कि मुझे लगा कि अब रामायण कहीं न कहीं मुझे बच्चों तक पहुँचानी, क्योंकि हालाँकि मैंने पहले भी रामायण पढ़ी थी, सुनी थी, बट जब मैंने देखा रामायण को, कहा जाता है नॉलेज इज बेटर कॉट नॉट टॉट। तो जब मैंने रामायण को देखा, मुझे इतना इंस्पिरेशन मिला, मुझे लगा कि भगवान की कथा बच्चों बच्चों तक पहुंचनी चाहिए। तो इसीलिए ही फिर एक दिन माता सरस्वती ने मेरे स्वप्न में दर्शन देकर मुझे इस रामायण का पहला छंद दिया और उसी छंद को मूल बनाकर मैंने पूरी 250 छंदों में रामायण की रचना की। मतलब आपने सबके लिए सोचा, आपने हिंदी में लिखा है तो सब लोग पढ़ सकते हैं, हमारे जो इंडियन है, और सबको ये हमारी जो नेशनल लैंग्वेज है वो सबको जी। आएगी और सब पढ़ या सकते हैं, राइट? तो मुझे एक चीज और जाननी थी, आपको दशावतार के बारे में पता है? हाँ जी, बिल्कुल। विष्णु दशावतार देखिए, जब हम विष्णु जी का रोल देखते हैं पुराणों में, तो उनका रोल ऐसा आता है कि वो धरती को प्रोटेक्ट करते हैं। तो अलग-अलग युगों में अलग-अलग तरीके से लोग धर्म को तोड़ने का प्रयास करते हैं। तो उसके लिए भगवान ने विभिन्न असुरों का वध करने के लिए और विभिन्न बार धर्म की स्थापना करने के लिए, जो बोलते हैं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, तो हर युग में आते हैं। तो कहा जाता है कि विष्णु जी अलग-अलग रूप में आते हैं, तो उनके 24 हम कह सकते हैं कि लीला अवतार है, कि 24 अवतार उनके हम कह सकते हैं मेन है, और उनमें से भी जो सबसे प्रमुख है वो 10 अवतार है। तो 10 अवतार में है पहले मत्स्य अवतार, जिसमें भगवान ने मनु को महाप्रलय से बचाया था और हयग्रीव से वह वेद वापस लाए थे। पूर्व अवतार में उन्होंने समुद्र मंथन को सहारा दिया था। वराह अवतार में उन्होंने धरती को हिरण्याक्ष से मुक्त करवाया था। नरसिंह अवतार में उन्होंने हिरण्यकशिपु का वध करके प्रहलाद महाराज को बचाया था। वामन अवतार में उन्होंने बलि महाराज को सबक सिखाया था। और छठे अवतार परशुराम अवतार की कथा में से बहुत लोग जानते हैं, उन्होंने 21 बार पूरे जो अधर्मी राजा थे उनका वध किया था। हमारे सातवें अवतार राम जी के बारे में तो सभी जानते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। फिर अगले अवतार थे भगवान श्री कृष्ण। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने कितनी सारी धरती पर लीलाएं की। अगले फिर भगवान बुद्ध, जिन्होंने धरती को हम कह सकते हैं शांति का मार्ग दिखाया। और अगले अवतार होंगे भगवान कल्कि, जो अभी 4,27,000 साल बाद अवतरित होंगे। तो इतना याद कैसे रहता है अभी? याद रखने का तो देखिए ये है कि मतलब भगवान ने, एक तो ये याददाश्त शक्ति जो होती है हमारे, उसमें भगवान की देन होती है। नेक्स्ट चीज इज कि ऑब्वियसली यू कैन इंक्रीज इट।
इसका याद रखने का सबसे इफेक्टिव तरीका है, कोई भी चीज हो उसको हम लोग स्टोरी फॉर्म में याद रखें। अब जैसे आपने दशावतार की बात की, मैंने दशावतार ऐसे ये याद नहीं रखा मत्स्य अवतार है, मनु महाराज को प्रलय से बचाया था, हयग्रीव से वेद छुड़ाया, ऐसे मैंने रटा नहीं इन्हें। मैंने उनकी कहानी सुनी और उनकी कहानी को समझा पहले, और उसके बाद मुझे याद हुआ। नेक्स्ट चीज है कि आपको जो चीज याद रखनी है उसका आप कोई वीडियो देख ले, कोई विजुअल थिंग आप देख ले। अब जैसे मैंने भी रामायण को जब विजुअली देखा तब मुझे ज्यादा इंस्पिरेशन मिला वो लिखने का, वैसे ही जब मैंने दशावतार की ऑनलाइन एक मूवी देखी तब मुझे इनके बारे में ज्यादा अच्छे से याद हुआ, क्योंकि कहता है पिक्चर स्पीक्स अ बिलियन वर्ड्स, और वीडियो तो फिर कितना सारी बोल देंगे। तो पहला मैं स्टोरी फॉर्म में याद रखता हूँ, दूसरा कोई भी चीज है उसका एक वीडियो या विजुअल रिप्रेजेंटेशन देख लेता हूँ, थर्ड थिंग इज की शॉर्ट फॉर्म में याद रखने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि अगर रेनबो के कलर्स याद हो रहे तो हम लोग विबग्योर नाम का एक एक्रोनियम यूज करते थे, वायलेट, इंडिगो, ग्रीन, ऐसे हम लोग याद करते थे, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो ऐसे हम लोग याद कर सकते हैं। नेमोनिक्स होते हैं, कुछ ट्रिक्स होती हैं छोटी छोटी जिनसे हम लोग मेमोरी को याद कर सकते हैं। तो यूथ के लिए मैं यही कहूंगा, मेमोरी आपको बढ़ाना है और उसके लिए छोटी छोटी ट्रिक्स है, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, बट हाँ उससे कम भी नहीं है। आपको बस थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है किसी भी चीज में, स्टोरी फॉर्म में याद रखनी है, और उसके लिए कुछ मेंटल एक्सरसाइजेस होती है जिससे माइंड की भी याद रखने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो वी हैव टू परफॉर्म दैट। आपने इजी बता दिया कि थोड़ा सा माइंड लगाना है, मगर क्या है कि आपके पास इतना बड़ा माइंड है ना, इसीलिए आप बोल रहे हैं भी थोड़ा सा ही माइंड लगाना है। अभी बाकी तो क्या होता है कि हम सबको क्या होता है कि ज्यादा माइंड लगाना पड़ता है। आपका 161 जो आईक्यू पेश कैसे हुआ? आईक्यू टेस्ट की जहां तक बात होती है, तो बचपन से ही ऐसा था कि मैं शेप्स मतलब कंपनीज के लोगोस को बहुत जल्दी आइडेंटिफाई कर लेता था। अब जैसे मम्मी से बोलता था कि मम्मी आईसीआईसीआई बैंक है, तोतली भाषा में ही बोलता था। जब बच्चों को एक्चुअली बोलना नहीं आता था उस समय मैं अलग अलग चीजों को आइडेंटिफाई कर लेता था। उस समय मुझे देश के प्रधानमंत्री, देश के राष्ट्रपति, नेशनल सिंबल, नेशनल फ्लावर, नेशनल बर्ड, ये सब याद थे। तो इसीलिए ही जब हम लोग मेरे मदर फादर मेरा एडमिशन कराने गए एक स्कूल में, मतलब पहली क्लास में, केजी फर्स्ट में या नर्सरी में, तो तब 3.5 साल की उम्र में प्रिंसिपल ने हमको मतलब मेरे पेरेंट्स को बोला कि ये बच्चा बहुत शार्प है, यू शुड गो फॉर आईक्यू टेस्ट। आईक्यू टेस्ट एक तरह से आपकी माइंड की लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, इमोशनल रीजनिंग, इन सब का कंबाइंड टेस्ट होता है। इंटेलिजेंट क्वोशंट, आपकी इंटेलिजेंस का मापने का एक स्टैंडर्डाइजेशन है आईक्यू। तो इट्स अ होल साइकोलॉजिकल टेस्ट, पूरी साइकोलॉजिस्ट की और सब डॉक्टर्स की एक टीम बैठती है, आपसे अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं, इट्स लाइक अ वेरी कॉस्टली प्रोसेस और अलग अलग स्टेजेस में होती है। तो जब मैंने 2 स्टेजेस या एक स्टेज क्लियर किया तब हमें लगा कि यस अच्छा रिजल्ट्स आ रहे हैं, सो वी शुड प्रोसीड। और फाइनली मेरा आईक्यू निकल के आया, जो डॉक्टर्स की पूरी रिपोर्ट आई थी, दैट वाज 161, जो बिल गेट्स, एल्बर्ट आइंस्टाइन, स्टीफन हॉकिंस, इलन मस्क, इन सबसे ज्यादा है जो 161 है। तो यस। तो आपको एक्टर बनने का विचार कब से आया? एक्टर बनने का विचार देखिए, अब आईक्यू टेस्ट का स्टोरी यहीं से वो होती है कि आईक्यू टेस्ट था, मम्मी पापा को पता चला कि अरे आईक्यू बच्चे का इतना अच्छा है, और उस समय मतलब बचपन से ही मुझे स्टेज फियर नहीं था। मेरी मम्मी ने मुझे ऐसा तैयार किया था कि स्टेज पे चढ़ के, उस समय मतलब 2 साल की उम्र में मैंने, हम जहाँ पहले रहते थे झारखंड के, वहाँ के वेलफेयर मिनिस्टर से मुझे अवार्ड मिल गया था। वो अभी भी मेरे सामने यहाँ पर ही लगा रखा है मैंने। सो वो वहां से मुझे मतलब मेरी मम्मी को इंटरेस्ट था इस फील्ड में, वो चाहती थी कि मैं एक एक्टर बनूं, और मुझे भी लगा कि हाँ आई शुड गो इन दी एक्टिंग फील्ड। तो वहां से हमें विचार आया कि ओके आई एम गुड लुकिंग, मुझ में कॉन्फिडेंस है, सो आई कैन गो फॉर द एक्टिंग फील्ड। तो एक्टिंग फील्ड में करीब मैंने 6-7 साल काम किया और काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हालांकि स्ट्रगल बहुत रहा, बट हाँ मैंने काफी चीजें अचीव की। बट उसके बाद मुझे लगा कि दिस इज नॉट माय पैशन, सो फिर मैं दूसरी लाइन में आ गया। बट हाँ एक्टिंग में भी मैंने 15 टीवी कमर्शियल, 4 टीवी सीरियल, 4 शॉर्ट मूवी और
करीब एक म्यूजिक एल्बम भी की थी मैंने, और उनमें से एक टीवी कमर्शियल तो द लेजेंड ऑफ क्रिकेट क्रिस गेल सर के साथ भी था, उन्हीं की कंपनी के लिए। तो पूरी फील्ड का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। और हाँ, शौक तो मुझे बचपन से ही था, अभी भी काफी ऑफर्स आते रहते हैं मुझे, बट नाउ मैं एक जगह फोकस्ड हूँ और वहीं रहना चाहता हूँ। सही बात है, परफेक्ट बोला आपने कि एक जगह पर फोकस रहेगा तो और अच्छा होगा। तो रामायण में कौन सा ऐसा जो कैरेक्टर है जो आपको बहुत पसंद है? रामायण में तो देखिए सभी कैरेक्टर्स मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, बट हाँ, राम जी से मुझे सबसे ज्यादा इंस्पिरेशन मिलती है, क्योंकि राम जी ने त्रेता युग में बहुत सारे आदर्श दर्शा दिए थे जो एक कलयुगी मनुष्य में, एक आदर्श मनुष्य में होने चाहिए। यानी कि रामायण मैं मानता हूँ कि उसमें भगवान श्री राम ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया है जो हम इंसान ना कर सके, एक्सेप्ट अहिल्या उद्धार। अगर हम अहिल्या उद्धार को साइड में रखें तो ऐसा कोई कार्य नहीं है जो भगवान राम ने किया और हम ना कर सके, क्योंकि सीता जी मतलब शिव जी का धनुष उठाना, रावण को मारना, वो सब वीरता के कार्यों में आते हैं। कोई तो इसीलिए ही हाँ, अहिल्या उद्धार वो है डिवाइन वर्क, वो भगवान कर सकते हैं, बट बाकी चीजें हम भी उन आदर्शों को अपने जीवन में अपनाकर हम भी एक आदर्श जीवन जी सकते हैं जैसा भगवान श्री राम ने दिया। तो इसीलिए ही बिकॉज हम उनकी जो चीजें हैं वी कैन इमिटेट हिम, हम उन्होंने जो कार्य किए हैं वह हम भी कर सकते हैं, अपने जीवन के अंदर उन कार्यों को उतार सकते हैं। और हनुमान जी भी मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, बिकॉज उनकी एक जो प्रभु भक्ति थी और उनकी इंटेलिजेंस, लाइक हम सभी लोग हनुमान जी का वो एस्पेक्ट जानते हैं जहाँ वो एक बलशाली योद्धा है, जहाँ वो एक राम भक्त है, परंतु वो एक काफी ज्यादा इंटेलिजेंट पॉलिटिशियन भी थे, एक स्ट्रैटेजिस्ट भी थे, बिकॉज जिस वे से उन्होंने वानर सेना को एक वे में डायरेक्ट किया, और वानर सेना के आप एक तरह से मान सकते हैं पूरे लीड कमांडेंट थे वो। अगर हम लोग सुग्रीव वगैरह जी को भी देखें तो एक तरह से पूरी वानर सेना को हनुमान जी वाज लीडिंग ऑल ऑफ देम। तो वो ऐसी काफी चीजें हम लोग रामायण के अलग अलग किरदारों से ले सकते हैं। अभी रामायण का कोई ऐसा श्लोका होगा कि जो आज के जीवन में, मोबाइल का जमाना चल रहा है तो उसमें उसके लिए जो कोई ऐसा श्लोका है कि जो उनको जीने में इंस्पिरेशन मिले? देखिए ऐसे श्लोक बहुत सारे हैं, बिकॉज रामायण पूरे श्लोक से है, बट हाँ, हम उसमें भगवान श्री राम से नॉट पर्टिकुलरली फ्रॉम एनी श्लोका, बट हाँ, हम भगवान श्री राम से आज के जमाने में एक वहां से तब हम इंस्पिरेशन ले सकते हैं जब वह पूरा राजपाट त्याग कर जा रहे होते हैं, जब दशरथ जी के एक कहने पर जब सुमंत जी उनको बुलाते हैं, तब उन्होंने जो शब्द कहे थे उनसे बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन ले सकते हैं कि उन्होंने तब एक्चुअली अपने पिताजी से ऐसे कुछ शब्द कहे थे कि हे पिताजी, यह जो पूरा अवध का राज्य है, अगर मैं आपकी जो आज्ञा की अवज्ञा अगर करूंगा तो यह पूरा राज्य मेरे लिए एक घास के तिनके के समान है, कि ये पूरा राज्य मेरे लिए कोई मोल नहीं रखता अगर यह आपकी आज्ञा के विरुद्ध जाकर मैं करूं। वहीं अगर मैं आपकी आज्ञा पालन करके मैं वन भी चले जाता हूँ, तब भी मुझे वहां वो सुकून मिलेगा जो यहाँ इस राज्य में भी मुझे शायद ना मिल पाए। यानी कि अगर मैं चलिए राजा बन भी जाता हूँ तब भी मुझे जो सुकून मिलेगा वो आपकी आज्ञा पालन करके वन में जाने के बाद वो सुकून उससे बड़ा होगा, क्योंकि उसमें आपका आशीर्वाद होगा, उसमें मैं आपकी आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। यह होता है भगवान श्री राम का कैरेक्टर। आजकल के यूथ का क्या हो गया, दे वांट मोर, उनको हर चीज में ज्यादा चाहिए, मतलब यह चीज है जो और ज्यादा चाहिए। अगर मेरे पास एक नॉर्मल फोन है मुझे आईफोन चाहिए, ये हमारी आजकल की यूथ की मेंटालिटी हो गई है कि हर बार उनको कुछ ना कुछ बेहतर चाहिए, मतलब दे डू नॉट वांट अ सिंपल लाइफस्टाइल, उनको पूरा टेक्नोलॉजी से घिरी हुई बहुत ही मॉडर्न लाइफस्टाइल चाहिए। बट मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ कि उन भगवान श्री राम को पूरा अवध का राज्य मिल रहा था, इतनी धन दौलत, इतना वेल्थ जो आज हम लोग सोच भी नहीं सकते। पूरी वर्ल्ड की, मैं तो आज के हिसाब से बता रहा हूँ कि पूरी वर्ल्ड की वेल्थ भी अभी के जमाने में उतनी वैल्यू नहीं होगी। अगर हम अवध की पूरी जो राज्य की जो वेल्थ थी उसको अगर हम अभी के हिसाब से देखें, इट वुड क्रॉस ऑल द लिमिट्स। तो उतना महान राज्य उस हिसाब से भगवान श्री राम को मिल रहा था, परंतु भगवान श्री राम ने उस राज्य को ठुकरा कर वह वन में इसलिए चले गए क्योंकि उनके पिताजी की यह आज्ञा थी, उनकी माता की यह इच्छा थी। सो दैट्स व्हाई यह सीख हम भगवान श्री राम से ले सकते हैं कि हमेशा ही सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग।
आपको रीडिंग का बहुत शौक है, कितने घंटे रीडिंग करते हो? मैं दिन में लाइक 2 से ढाई घंटे मिनिमम। रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि रीडिंग से ही हम लोग कोई भी चीज पढ़ सकते हैं, क्योंकि रामायण भी ये सब चीजें, तो उसके लिए आपको रामायण को पहले पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज उसमें मतलब ऐसी चीजें भी आप एनकाउंटर करते हैं जब आप पढ़ते हैं कि जो होता है वही राम बनता है। यानी कि हर बार जो पाने की चाहत में रहता है, भले ही वो कुछ भी पाले, उसका अंत में क्या, रावण, क्योंकि अंत उसका कैसा होता है, बुरा होता है, बिकॉज रावण ने वो मंशा रखी कि मुझे हमेशा पाना है। पर जो दूसरों की खुशी के लिए अपने पास जो धन संपत्ति है, अपने पास जो चीजें हैं, उसको दूसरों की खुशी के लिए खोने के लिए तैयार है, वही आगे जाकर भगवान श्री राम बनता है। तो ऐसी चीजें आप तभी पा पाएंगे जब हम पढ़ेंगे, बिकॉज एवरी लीडर इज ऑलवेज अ लीडर। यानी कि एवरी जो लीडर है वो हमेशा ही एक रीडर होगा ही, बिकॉज बिना कुछ पढ़े, बिना कुछ जाने आप कभी भी एक लीडर नहीं बन सकते हैं। अभी आपके आपके पेरेंट जो है ना बहुत खुश नसीब है, क्योंकि आपको तो सब पता है, तो आप उनके पास कोई कोई ऐसा कोई रिक्वायरमेंट रखते ही नहीं होंगे कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, महंगा लैपटॉप चाहिए, महंगा मोबाइल चाहिए, ऐसा कुछ कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट, क्योंकि आपको सब कुछ पता है, इसीलिए परेशान नहीं करते होंगे। इसलिए नहीं करता बिकॉज मुझे पता है मुझे 12वीं से पहले फोन नहीं मिलने वाला है, और मेरे पास जितने रिसोर्सेज है, बुक्स मेरे पास सबसे बड़ा रिसोर्सेज है। मैं ये मानता हूँ उसके लिए वो लोग कभी मना नहीं करते, बिकॉज आजकल के जमाने में फोन एक डिस्ट्रैक्शन है, बट मेरे पास मेरे पीसी और सारे रिसोर्स हैं जिनसे मैं वो कर सकता हूँ, बिकॉज मेरे पेरेंट्स वो लोग हैं जिन्होंने मुझे सबसे ज्यादा इस जर्नी में सपोर्ट किया है, और उन्हीं की वजह से मैं अभी जहां भी इस मुकाम पर हूँ, मैं आपके साथ आज साक्षात्कार कर रहा हूँ, इतने बड़े मुकाम पर हूँ मैं, तो उन्हीं की वजह से हूँ। स्कूल में आपको लोग परेशान करते हैं या आपको लाइक करते हैं, क्या करते हैं लोग, लाइक करते आपके हैं मुझे। फ्रेंड्स? एक्चुअली स्टार्टिंग में जब भी कोई नए स्कूल में जाता हूँ, ऐसा होता है कि अरे यार ये मोटू कहाँ से आ गया, ऐसा बहुत लोग ऐसा सोचते हैं। बट फिर उनको पता चलता है मैं इतनी सारी चीजें करता हूँ, तो एकदम लाइक बिहेवियरल चेंज जिस समय मुझे समझ में आता है उनका, कि अरे अभी भाई, अरे तुम तो ये टीवी में आए थे ना, यूट्यूब चैनल है ना तुम्हारा, अरे भाई ऑटोग्राफ दे दो, ऐसा होने लगता है। बट फिर मैं प्लीज, बोलता हूँ अभी अभी से अभी भाई बन गए वहां पर हाँ स्कूल में, यस, रिस्पेक्ट मिलता हाँ है। बिल्कुल। उस समय मतलब मेरा रॉकी भाई वाला ट्रीटमेंट मुझे मिलने लगता है। अच्छा, मैं ये बोलता हूँ कि मैं भी आपकी तरह एक बच्चा हूँ, और मैं नॉर्मल बच्चा हूँ, मैं अपने आप को सेलिब्रिटी नहीं मानता हूँ, मैं भैया नॉर्मल इंसान हूँ, जैसे उन सब से बात कर रहा हूँ हंस खेल के, मुझे इतना रिस्पेक्ट क्यों, मुझे भी वैसे ही बात करो जैसा अपने सारे दोस्तों से करते हो। बिकॉज अगर हम इन सारे शाय शू में जीवन की वो नॉर्मैलिटी, जीवन की वो सादगी खो देंगे ना, तो फिर ये जो होता है ना सो कॉल्ड सेलिब्रिटी होना हमारा, वो कुछ मैटर नहीं करता जब तक आपके जीवन में एक सादगी नहीं है, जब तक आपके जीवन में शांति नहीं है। कि ये जो आपने बताया वो एक सादगी उनके पास ही आती है जिनको भगवान ने बहुत बुद्धि दी है, बहुत विचार अच्छे दिए हैं, वही एक चीज को पचा सकता है। बाकी लोग जो कम, आपने सुना होगा संपूर्ण कंपोन करोति शब्द, आपको पता होगा, तो जिसके पास कम नॉलेज है वो ज्यादा ही उछरेगा, ज्यादा ही दिखावा करेगा। आपको भगवान ने बहुत कुछ दिया है, तो इसके लिए आपको टाइम ही नहीं है, कुछ दिखावा करने का टाइम ही नहीं है, आप उसको उसको बचाव किया है आपने, बहुत खूब अच्छा किया है आपने है। और मैं जानना चाहूंगा कि आप कोडिंग में क्या कर लेते हो? कोडिंग देखिए, ये भी लॉकडाउन की बात है, जब लॉकडाउन में सब लोग मतलब ऐसा था कि मुझे, मैं जब खाली रहता हूँ ना, जैसा अभी मेरे वेकेशन है, मुझे लगता है ना कुछ नया सीखूं, मुझे खाली खाली रहना पसंद नहीं है। मुझे लगता है मुझे कुछ ना कुछ नया सीखना है, जैसे अभी भी लाइक मैं गिटार बजाना सीख रहा हूँ, मुझे नई नई चीजें एक्सप्लोर करना पसंद है। तो उस समय टेक्नोलॉजिकल बूम बहुत ज्यादा आ रहा था, भले ही लॉकडाउन था, बट उस समय नई नई टेक्नोलॉजी इमर्ज हो रही थी, यूट्यूब पे काफी बड़ा बूम आ रहा था, तो मुझे लगा कि इस टेक्नोलॉजिकल दुनिया में अपन को कोडिंग आना तो जरूरी है। सो मैंने काफी जगह ट्राई किया, बट उस समय लोग 1-1 लाख 1.5-1.5 लाख, मतलब पता नहीं 3-4 6 महीने के लिए कोर्स के लिए लाखों मांग रहे थे लोग उस समय सिखाने के लिए। मैंने सोचा नहीं, मैं खुद से ही कोडिंग सीखूंगा, और जो रिसोर्सेज है मेरे पास उन्हीं का यूज करूंगा। तो फिर उनसे मैंने लेकर कोडिंग सीखी,
और फिर जब कोडिंग सीखी तब मैंने माधव वॉइस असिस्टेंट बनाया, जो एक वॉइस असिस्टेंट है डेस्कटॉप के लिए, विच इज मोर एडवांस देन एलेक्सा। यानी कि वो ऐसे कार्य कर सकता है जो एलेक्सा कोई नहीं, कोई वॉइस असिस्टेंट जो अभी है वो नहीं कर सकता, बिकॉज ये स्पेशली डेस्कटॉप के लिए डिजाइंड है। और डेस्कटॉप में ऐसे ऐसे कार्य कर सकता है, यानी कि कंप्यूटर को शट डाउन करना, कंप्यूटर में अलार्म लगाना, कंप्यूटर में स्क्रीनशॉट लेना, और लिटरली एनीथिंग एंड एवरीथिंग जो आप चाहते हैं कंप्यूटर में। अगर कोई ब्लाइंड पर्सन है, वो कंप्यूटर में वर्ड डॉक्यूमेंट टाइप करना चाहते हैं, तो बस बोल सकते हैं कि ओपन वर्ड, क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट, और उसके बाद वो जो भी बोलेंगे उसमें ऑटोमेटिकली टाइप होता जाएगा। ऐसे इम्प्रूव फीचर्स है। और आजकल जो नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही है, चैट जीपीटी, मिड जर्नी एआई की जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, उनके साथ भी माधव कोप अप है, क्योंकि उनका जो टेक्नोलॉजी चैट जीपीटी वगैरह के पास है, उससे भी ज्यादा बेटर टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं मैंने माधव में इम्प्लीमेंट करने का ट्राई किया है। तो जो चैट जीपीटी वगैरह कर सकता है वो तो माधव करता ही है, जो एलेक्सा कर सकता है वो तो माधव करता ही है, बट येट डेस्कटॉप में जो चीजें माधव कर सकता है वो इनमें से कोई नहीं कर सकता। आज के यंगस्टर के लिए क्या मैसेज देंगे आप? आज के यंगस्टर्स के लिए तो देखिए एक ही मैसेज देना चाहूंगा कि हमेशा ही जीवन में पहले अपना लक्ष्य पहचानिए, और फिर बिना कुछ सोचे समझे लक्ष्य की ओर कदम बढ़ा दीजिए, मेहनत कीजिए, और ये सोचिए कि जो मैं कार्य कर रहा हूँ उससे मेरे माता पिता को, मेरे समाज को, मेरे परिवार को, मेरे देश को इन द एंड कैसे फायदा हो रहा है, पूरे विश्व को क्या मेरे प्रयास है वो कुछ ना कुछ बेनिफिट कर रहे हैं। और रोज ही सोचिए, एम आई द बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ, यानी मैं कल जो था, क्या मैं आज उससे बेहतर इंसान बन पाया हूँ, क्या मैं आज खुद से बेहतर बन पाया हूँ। हमें ये चीज हमेशा ही सोच के रखनी है। और यूथ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज है कि भाई लोग और बहनों, स्पिरिचुअलिटी की ओर वापस आ जाइए, इंडियन कल्चर की ओर वापस आइए, बिकॉज आज पूरी दुनिया इंडियन कल्चर का लोहा मान रही है, विदेशी आजकल भारतीय कल्चर की ओर आ रहे हैं। सो इट्स द टाइम फॉर इंडियंस टू रियलाइज that they should come back to their own culture, their own roots, and cause spirituality is the only route to हमारे इंडियन कल्चर के रूट्स। से बात करने के बाद, फेस टू फेस बात करने के बाद मैंने बहुत कुछ जाना, मैं समझा, और मैं खुद के लिए इंप्रूवमेंट करने के लिए सोच रहा हूँ कि अभी से मैं काफी कुछ जाना, समझा, और मैं इंप्रूव करूंगा। थैंक यू अभी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगेन फिर से मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करूंगा। थैंक यू। सारे दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। किरित सर, नमस्कार।